हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईसीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए मोल कंसेप्ट और एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है हमें बॉयल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ में क्या करना होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रखेंगे आप। गैसेस के लिए 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप आ जाती है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। इन्होंने बताया है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ये जो लॉज हैं वो गैसेस पर अप्लाई होते हैं, इसीलिए गैस लॉज कहते हैं इनको। वॉल्यूम और प्रेशर, जब यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन मिल जाती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इतना काफी है आपके स्टेटमेंट के लिए। किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्म आता है P इंटू वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको आप लिखते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 एंड सो ऑन। इस तरह से कितने भी गैसेस, कोई भी गैस को आप अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग प्रेशर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड लॉ जो यहाँ पर होता है दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कीप्स कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और फिर हम टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम की रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और उसको हीट करेंगे तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज चार्ल्स लॉ। और इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन मिल जाती है V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस और टेम्परेचर ऑफ द गैस, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है केल्विन में। और यहाँ से भी अगर आप अलग अलग वॉल्यूम्स को अलग अलग टेम्परेचर्स के साथ कंपेयर करेंगे, सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ हो जाता है। These two laws combine together to give us the ideal gas equation। इन दोनों की इक्वेशंस को आप आपस में कंबाइन कर देंगे तब आपको मिल जाती है आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन हम बात करेंगे तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है। न्यूमेरिकल करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है किसी फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और सेकंड कंडीशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जो भी अननोन रहता है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक टर्म बार बार आ जाता है दैट इज STP या फिर NTP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर खुद से अप्लाई करनी हो जाती हैं। अगर STP लिख करके दे देते हैं तब स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जो किसके इक्विवेलेंट होता है 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm। 1 atm इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, इनकी भी रिक्वायरमेंट कभी कभी हो जाती है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम्स के लिए हमारे पास है गे-लुसैक्स लॉ। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी लिखा है स्पेशली इसको। गे-लुसैक्स लॉ जो है ये कंबाइनिंग गैसेस के लिए है। जब 2 और मोर गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, कंबाइन करती हैं, तब उनमें क्या रिलेशनशिप होती है उसको ये बता देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी 2 या मोर देन 2 गैसेस जब आपस में कंबाइन करती हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भी गैसेस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये सारे लॉज गैसेस पर ही अप्लाई होते हैं, तब जो रिएक्टेंट गैसेस होती हैं उनमें एक फिक्स्ड रेशियो होता है, कांस्टेंट रेशियो होता है, और उन रिएक्टेंट गैसेस का प्रोडक्ट गैस के साथ भी एक फिक्स्ड रेशियो होता है। मतलब ये हुआ, एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
मिला करके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करके अगर आप अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, अमोनिया गैसेस स्टेट में बन जाती है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे हम सबसे पहले। N2 + 3H2 gives 2 times NH3। तो यहाँ आपको ये देखना है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो हम उनके वॉल्यूम्स का रेशियो देखते हैं, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो। लाइक यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर अमोनिया है, कितना वॉल्यूम यूज होगा, कितना नाइट्रोजन यूज होगा, कितना हाइड्रोजन यूज होगा, कितने वॉल्यूम में। वॉल्यूम की यूनिट आप लीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, मिलीमीटर क्यूब ले सकते हो, डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हो। तो जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा, इनका जो रेशियो है ये फिक्स होता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसका भी इनके साथ रेशियो फिक्स होता है। ये है गे-लुसैक्स लॉ। जैसे अब यहाँ पर एक और टर्म आता है स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर जो एक नंबर लिखा है, जैसे हाइड्रोजन के साथ में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे हाइड्रोजन के, और नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ही लग रहा है। तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 अमोनिया जनरेट करता है, ये स्टीकियोमेट्री कहलाती है। इसी बात को आप वॉल्यूम में कह दीजिए, आप ऐसे कह दीजिए कि 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब ये आपको 2 लीटर अमोनिया गैस बना देगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। अगर हम इस लॉ को यहां बनाएंगे तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ जो रेशियो है वो है 1:3। इसका मीनिंग ये भी है कि अगर आपको 30 लीटर हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है, उससे प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके साथ में कितनी नाइट्रोजन लग जाएगी? 10 लीटर, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1:3 होना चाहिए। अगर आपके पास 5 लीटर नाइट्रोजन है तो 5 3 15 लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगी। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसके लिए यहां से आप नाइट्रोजन का अमोनिया के साथ रेशियो देख लीजिए। 1 लीटर नाइट्रोजन कंज्यूम हो गई तो 2 लीटर अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर 10 लीटर नाइट्रोजन कंज्यूम होगी तब 20 लीटर अमोनिया बन जाएगी। सिमिलरली 3 लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम होगी तब 2 लीटर अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। So we can write that N2:H2 ammonia। इनका जो रेशियो होता है that ratio is fixed। यहां से आप कितनी भी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is Gay-Lussac's law of combining volumes for the gases। तो सिंपल आप कैसे कह सकते हैं कि when 2 or more gases combine they do so in a fixed ratio with each other as well as they are having a constant ratio with the product gas, they all should be in gases। ये सिर्फ gases पर ही अप्लाई होते हैं, that is the Gay-Lussac's law। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, जैसा एग्जाम में भी क्वेश्चन हो सकता है कोई बन जाए। सो वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, इट इज लाइक दैट व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड। प्रोपेन, सो प्रोपेन आपने पढ़ा होगा, 3 कार्बन की चेन होती है C3H8। बर्न्ड तो आपको रिएक्शन कभी एग्जाम में लिख के भी आती है वरना आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। सो हियर वी आर हैविंग अ की नोट। देखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने का नंबर आएगा या नेम आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स बिना ऑक्सीजन के बर्निंग होती नहीं है। तो यहाँ पर ये कंबशन या बर्निंग कहते हैं इसको। और इनमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वेपर स्टेट के। सो किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सिंपल रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन के साथ 3 कर देंगे। अब आप देख लेंगे 8 आपके पास है हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 4 2s are 8 कर देंगे। एंड नाउ यू कैन बैलेंस द ऑक्सीजन, 3 2s are 6 ऑक्सीजन ये है और 4 ऑक्सीजन ये है, 10 हो गए तो यहाँ पर आप 5 कर देंगे। दिस इज हाउ यू विल गेट द स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या क्या कोफिशिएंट्स आ गए, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 3, और ये वाटर है। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। Gay-Lussac's law is applicable only on gases, इसलिए ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, इन्हीं में अप्लाई करना है। नाउ
The question is saying that what volume of propane is burnt for every 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ इन्होंने दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है हमारे पास, तो आप बताइए हाउ मच प्रोपेन इज बर्न्ड। तो इसके साथ में अगर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने ऑक्सीजन गैस ले रखी है तो प्रोपेन कितना चाहिए होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल, 5 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 चाहिए होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए होगा, यूनिटरी मेथड आपको लगा देंगे। सो देखिए कैसे लिखते हैं हमें ये वाली क्वांटिटी निकालनी है तो इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के लिए वी नीड 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन। सो फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन वी नीड 1/5 सेंटीमीटर क्यूब, and then for 100 centimeter cube of oxygen we need 1/5 multiplied by 100, that is 20 centimeter cube. This is the answer. So एक तरह के न्यूमेरिकल्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे। So these are the basic laws, इन पर बेस्ड ये आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन हो गया, यू मे प्रैक्टिस ऑन दिस। नाउ एवोगैड्रोस लॉ सिलेबस में नहीं कहा गया है तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, और इसके बाद आ जाएंगे आप रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पर। रिलेटिव एटॉमिक मास, नेम से आपको पता चल रहा है एटम्स का मास रिलेटिव, लेकिन रिलेटिव होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में आप उसको फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्ट नहीं कर सकते। जो एटम्स होते हैं दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, और एक 1 एटम का जो मास होता है दैट इज वेरी 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 लेस, इट इज वेरी दे आर वेरी लाइटर इन वेट। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम रिलेटिव मास निकाल लेते हैं, और रिलेटिव मास के लिए क्या करेंगे, एक हमें कुछ सब्सटेंस को एज्यूम करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपको कहीं पर किसी वेजिटेबल खरीदने आप जा रहे हैं और आपके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है, शॉपकीपर के पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है, तो वो एक पीस ऑफ स्टोन लेकर के कह सकते हैं कि ये 1 kg का है। तो जो भी वेजिटेबल आप खरीद के ला रहे हैं आप उससे कंपेयर करके ले आएंगे कि 1 kg टू उस स्टोन से अगर उसके इक्वल हैवियर हो गया तो कह देंगे ये 1 kg क्वांटिटी हो गई, और अगर उस स्टोन से डबल हैवियर हो गया, 2 टाइम्स हो गया उसका, तो इसका मतलब 2 kg हो गया। इस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में, क्योंकि एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस आर वेरी स्मॉल इन नेचर। तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी अगर हम डेफिनेशन पर बात करते हैं, सो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इट इज द मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 टाइम्स द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जैसे आप पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा, अगर हम कुछ एलिमेंट्स का एटम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखते हैं, जैसे 6C12 कार्बन होता है, 8O16 होता है, और 4Be9 होता है, इस तरह से। तो ये कार्बन 12, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 12 मास वाला, 13 वाला, 14 वाला, तो हमें यहाँ पर लेना है 12 वाला। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये वाला जो कार्बन होता है इसके 1 एटम का मास ले लेंगे और उसको 12 से करेंगे डिवाइड, तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। हम उससे कंपेयर करेंगे बाकी दूसरे एटम्स के मासेस को। जैसे इसका मास ये जो 16 आया है यहाँ पर, ये एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास है, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। इसका मीनिंग क्या हुआ, कहीं पर लिखकर आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, इसको शॉर्ट में U भी कह देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सो
16, इसका मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन का 1 एटम, ऑक्सीजन गैस का 1 एटम, जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसका 1 एटम इस वैल्यू से कितने टाइम्स हैवियर है? 16 टाइम्स। ये जो नंबर आएगा ना यहाँ पर डिवाइड करके, ये 16 आएगा इन केस ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं आप। सो इस तरह से हम सारी डेफिनेशंस, मतलब सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट कर लेते हैं और वो यहाँ पर लिखे होते हैं जो आपने लर्न कर रखे होंगे। 11Na23, सोडियम के 1 एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 23 है। इट मीन्स दैट 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम is 23 times heavier than 1/12 times the mass of 1 carbon 12 atom. So ये आपका जैसे 1 kg का आप वेट ले लेते हो और उससे आप एक आपके पास वेइंग बैलेंस होता है, एक तरफ स्टैंडर्ड वेट रख देते हो, दूसरी तरफ क्वांटिटी रख देते हो। तो यहाँ स्टैंडर्ड वेट से आप कंपेयर करते हो कि ये इससे कितना हैवी है, कितना लाइटर है, इसका डबल है, इसका ट्रिपल है, इसका 4 टाइम्स है। तो ये 1 kg का है और ये इसका 4 टाइम्स है, तो 4 kg हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने बताया यहाँ पर सोडियम का अगर 23 है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। सो दिस वैल्यू इज नोन एज द रिलेटिव नंबर। रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? एक नंबर होता है जो आपको बता देता है उस एटम का मास कार्बन 12 के 1 एटम के मास के 1/12 टाइम्स, ये 12 होना चाहिए, से कितना हैवियर है। एग्जैक्टली सेम पर हम बात करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस, जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये एटॉमिक मास होता है एटम का, दिस इज फॉर एटम। एंड मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये होता है फॉर मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मिलकर बनते हैं एटम्स से। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ऑक्सीजन एक एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम है जिसका एटॉमिक मास 16 यूनिट है। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे, दैट वुड बी O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 होने का मतलब ये हो जाएगा इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन गैस का 1 मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक हो गया। ओजोन अगर ले लेते हैं, O3, ओजोन गैस, इसके 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, सो इट इज ट्राई एटॉमिक। सल्फर जिसमें 8 एटम्स भी होते हैं, S8, तो ये ऑक्टा एटॉमिक है। इस तरह से हमें एटॉमिसिटी ये बताती है कि 1 मॉलिक्यूल में सब उस एलिमेंट के कितने एटम्स कंबाइन कर रहे होंगे। सो दिस इज अबाउट द molecular number of molecules which are having some certain number of atoms. अब हम बात करेंगे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मास कितना होगा। अब क्योंकि 1 मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है और 1 ऑक्सीजन एटम का मास है 16 यूनिट्स, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा मास ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास of oxygen gas is equal to 32 AMU। 16 plus 16 2 एटम से मिलकर बना है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मींस द number of times a particular molecule is heavier than 1/12 times the mass of 1 carbon 12 atom। तो exactly same यहाँ पर 1 atom की जगह पर हमारे पास आ जाएगा mass of 1 molecule divided by 1/12 times the mass of 1
कार्बन 12 एटम। और अगर ये ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 टाइम्स, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 32 टाइम्स द मास ऑफ 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आई होप यू मे हैव गॉट इट। सो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये दो नए टर्म हमने सीखे। इसके बाद एक टर्म आपको सीखना है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, अगर ये जो एटॉमिक मासेस हैं, ये सारे एटॉमिक मासेस हैं, इनको अगर आप ग्राम यूनिट में बोल देते हैं, यहाँ तो एएमयू इनकी यूनिट होती है, अगर आप इनको ग्राम में बोल देते हैं तो ये कहलाते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास इज 16 ग्राम, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तब। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का हो जाता है 18, सो 18 ग्राम हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। स्पेशल बात यहां समझिएगा, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है, लेकिन इसी बात को अगर ऐसे बोल दें हम कि व्हाट इज ग्राम एटम, 16 ग्राम ऑक्सीजन, वी आर हैविंग 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट क्वांटिटी इज नोन एज ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, क्योंकि 1 एटम का मास 16 ग्राम है, रिलेटिव एटॉमिक मास था 16 एएमयू, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम। अगर आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन कहीं से खरीद ली, कहीं से आपने उठा ली 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो आप उसे क्या बोलेंगे शॉर्ट में, आप बोलेंगे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन आपने रखा हुआ है अपने पास, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन कहीं से ले ली है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 ग्राम एटम कहलाता है, तो 32 ग्राम में क्या हो जाएंगे, 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला भी बना दें, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखिएगा इसको, 30 इट्स मास, जितना भी क्वांटिटी है आपको बताई जा रही है, मास ऑफ द गिवन गैस डिवाइडेड बाय 1 ग्राम एटॉमिक मास, इट्स ग्राम एटॉमिक मास। जो भी क्वांटिटी आपको देंगे, किसी ने कहा कि हमारे पास 90 ग्राम वाटर है, हमारे पास 90 ग्राम वाटर है, तो आप क्या बोलेंगे, कितना वाटर है आपके पास, 90 ग्राम वाटर है, तो 90 ग्राम मास हो गया, डिवाइडेड बाय, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, सो 18 5s are 90, इट मीन्स दैट आपके पास 5 ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। और यही जो ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल नहीं हुआ ये, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स हुए, ये क्लस्टर हुआ, एक ग्रुप हो गया, तो इसी को हम कहते हैं मोल्स, दैट इज नोन एज मोल्स। यहां पर आ जाता है आपका टर्म मोल कंसेप्ट। सो मोल्स, 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में क्या है, 1 ग्राम एटम है, और 1 ग्राम एटम कितना होता है, वो एक पर्टिकुलर नंबर ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज 1 मोल। सो फ्रॉम हियर वी विल लर्न व्हाट इज द मोल कंसेप्ट। यहां से डेवलप होगी हमारे पास कंप्लीट थ्योरी अबाउट मोल्स। मोल्स का ये फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज एक्चुअली द मोल्स। अगर आपने मास को ग्राम में लिखा है तो ग्राम मोल्स हो जाएंगे, और अगर आपने किलोग्राम में लिखा है देन इट वुड बी किलो मोल्स।
इट डिपेंड्स अपॉन मास। सो मास की वैल्यूज से आप डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स वुड बी अ रेशियो। यहां पर ग्राम एटॉमिक मास होगा, मास ग्राम में रखा जाएगा, किलो एटॉमिक मास होगा, मास किलोग्राम में रखा जाएगा। जो भी यूनिट मास की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको एटॉमिक मास की भी वैल्यूज रखनी होंगी। सो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास और इनको लर्न करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। 1H1 2He4 1 जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और अगर इसको 1 ग्राम बोल देंगे तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। हीलियम के 1 एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 4 AMU। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ ग्राम एटॉमिक मास तो आप बोलेंगे 4 ग्राम। लेकिन ये जो 1 ग्राम एटम्स हैं, 1 ग्राम एटम्स, इसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ पर्टिकुलर नंबर नोन एज 1 मोल। और 1 मोल एक नया कंसेप्ट लाया गया है यहाँ पर। 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.0232 होता है यहाँ पर into 10⁻23। This is a pure number. This is not having any unit. 1 mole of any quantity contains इतना, 1 मोल में इतना होता है। अब ये 1 मोल एटम्स कहेंगे तो इतने एटम्स होते हैं उसके अंदर। जैसे 1 ग्राम एटम्स हम कह रहे हैं, 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 ग्राम है। 1 ग्राम एटम्स का मास 1 ग्राम है, तो उसमें कितने एटम्स मिले होंगे हाइड्रोजन के, इतने सारे होंगे। अगर हम कहते हैं 8O16, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is equal to 16 gram. So gram atomic mass means how much oxygen, that is 1 gram atoms of oxygen. 1 gram atoms of oxygen weighs 16 gram। और इसी को अगर आप शॉर्ट में कहें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन weighs 16 gram। That's so simple। इसका मीनिंग जैसे यहां से ऑक्सीजन के लिए वैल्यू ये आ गई है डायरेक्टली, 1 मोल का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है। दिस इज ग्राम मोलिकुलर मास, 1 ग्राम मोल। सो 1 ग्राम दैट इज नोन एज मोलिकुलर मास। अभी ये एटम है तो एटॉमिक मास था, अभी यहाँ पर वाटर हमने लिया था वाटर। सो वाटर का मोलिकुलर मास इसे लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 18 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 2 है, इनका 16 + 2 18 हो जाएगा। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। सो 1 ग्राम molecules of water weighs 18 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल आपने वाटर लिया है या 18 ग्राम वाटर लिया है तो आप कहेंगे हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले रखे हैं। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स नहीं कहना चाहते, मॉलिक्यूल्स एक छोटी यूनिट है, उनको कंबाइन करके बड़ा नंबर नेम आ जाता है 1 मोल। तो आप इसको कह सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, 18 ग्राम वाटर है तो हम कहेंगे हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है। और अगर किसी ने हमें कहा कि आपके पास 90 ग्राम वाटर है तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला आपको दिया था, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल है तो मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। देन वी आर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, या फिर अगर वो एटम है तो फिर आप लिखेंगे वहां पर एटॉमिक मास। इफ इट इज एन एटम देन एटॉमिक मास, इफ इट इज अ मॉलिक्यूल देन मॉलिक्यूलर मास।
सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, किसी ने कहा 90 ग्राम वाटर है, सो 90 ग्राम वाटर है तो 90 ग्राम लिख देंगे और मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम लिख देंगे, 18 5s are 90, so you are saying that you are having 5 moles of water. This is about mole concept. 1 mole of any substance का मतलब होता है इतनी क्वांटिटी, 1 mole of elements अगर कह रहे हैं तो इतने elements हो गए, 1 mole of atoms कह रहे हैं तो इतने atoms हो गए, 1 mole atom का मतलब इतने सारे atoms हैं, 1 mole molecules कह रहे हैं वाटर के 5 मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं हमारे पास, तो 1 मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 5 मोल्स में कितने होंगे, 5 into this, इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. That is how we can do the calculation and find the number of molecules or basic elements or basic entities in any given quantity. इस तरह से हम मोल का यूज करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट. So a mole is the amount of pure substance containing same number of chemical units. That is simple to understand. हमने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको ये भी बताया था, सोडियम, तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ Na इक्वल्स टू 23 ग्राम. देखिए कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम. तो 1 ग्राम एटम का मतलब इतने सारे एटम्स हैं, 1 ग्राम एटम्स का मतलब इतने सारे एटम्स हैं. ऑक्सीजन के इतने सारे एटम्स का मास 16 ग्राम है, उतने ही सोडियम के अगर एटम्स ले रहे हैं तो 23. इसका मतलब सोडियम का 1 एटम ऑक्सीजन के एटम से हैवियर होगा. उन्हें आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी डू यूज दिस टर्म इन कैलकुलेशन. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है इतनी क्वांटिटी, इतने सारे एटम्स. और जो हमें यहाँ पर एटम्स के जो एटॉमिक मासेस हम पढ़ते हैं वो 1 एटम का नहीं होता है, वो कितने का होता है, 1 ग्राम एटम का होता है, या फिर वो किसका होता है, 1 मोल का होता है. सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे करके याद रखिए, 3Li7 4Be9 5B10. तो कुछ एग्जांपल्स हैं ये. 1 मोल बोरोन के जो एटम्स हैं उनका मास है 10 ग्राम. 1 मोल बेरिलियम है तो उनका मास है 9 ग्राम. 1 मोल लिथियम है, उनके एटम्स का मास है 7 ग्राम. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया उनके एटॉमिक मासेस का, एटम्स के जो मासेस हैं. ईच एटम को आप कंपेयर कर सकते हो इनकी हेल्प से, लेकिन हम ये जानते हैं कि हर एक एटम, ईच एटम इज वेरी स्मॉल. तो हमने उनकी फिक्स क्वांटिटी ले ली, हमने सबके इतने सारे एटम्स ले लिए, इतने सारे एटम सबके ले लिए और फिर कंपेयर कर दिया. ये सेम बात हो जाती है अगर कोई चीज बहुत हल्की है तो और दूसरी चीज भारी है उससे, अगर उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप बढ़ा देंगे तब भी जो हल्का है उसका ओवरऑल तो सेम क्वांटिटी का, जैसे 10A एक नंबर, एक क्वांटिटी है A और दूसरी है क्वांटिटी B. अभी आपको एग्जांपल बताते हैं. A का जो मास है वो 10 ग्राम है और B का जो मास है वो 20 ग्राम है. Mass of A is 10 gram, mass of B is 20 gram. We are having A and B here. ये 10 ग्राम है और इसका मास 20. ये 1 क्वांटिटी का है. अगर आप दोनों की 10 क्वांटिटीज कंपेयर करें, 10 क्वांटिटीज, सो 10 into 10 हो जाएगा 100 ग्राम और 10 into 20 हो जाएगा 200 ग्राम. Then also you can come to know that B is heavier than A. 10 क्वांटिटीज, 10 यूनिट्स का मास ज्यादा है इसके 10 यूनिट से, तो इनके 1 यूनिट का मास भी ज्यादा होगा. एग्जैक्टली सेम वी आर हैविंग. हमारे पास 1 एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं 1 ग्राम एटम्स ले लेते हैं. और 1 ग्राम एटम्स का मतलब कितनी क्वांटिटी होती है, 1 मोल होता है. 1 मोल का मतलब कितना होता है, इतना होता है. और ये बहुत अच्छा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ एटम्स पे अप्लाई नहीं होता है, आप मॉलिक्यूल्स के लिए भी बात कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर मासेस हम निकाल लेते हैं. रिलेटिव मॉलिक्यूलर
masses, जैसे H2SO4, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरह का, फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 एंड परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए आ जाती है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है। एटॉमिक मासेस तो एग्जाम में देते हैं वो, लेकिन कुछ आप याद भी रखिए। हाइड्रोजन का होता है 1 into 2 कर लेंगे, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, 4 है तो फिर यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर एक अकेला है, सल्फर होता है 16s32, तो सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास 32 यूनिट्स होता है। ऑक्सीजन हमने बार बार लिखा है 8O16, तो ये 16 यूनिट का होता है। इनको ऐड करेंगे आप 2 + 32 + 16 4 are 64, दैट इज 98। सो ये 98 AMU हो गया। दिस इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। आप ये कह सकते हो ये जो 98 AMU है ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है। सो यू विल से 1, अगर आप यहां पर बोलना चाहते हैं 1 ग्राम, तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए 98 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 वेज इतने ग्राम, या सिंपल वर्ड्स में आप क्या बोलिए 1 मोल डायरेक्टली। तो ये 1 मोल हमें इजी कर देता है। 1 मोल H2SO4 का वेट कितना है 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी कह देते हैं इसको। दिस इज हाउ वी डू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इसी क्वेश्चन से परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा कि इसमें जो भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं सभी का परसेंटेज कंपोजिशन बताइए आप। तो आप पहले तो ओवरऑल सब टोटल एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, फिर आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन 2 यूनिट यूज हुआ है टोटल 98 में से, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है 2/टोटल × 100, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप। परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर कैलकुलेट करना है तो सल्फर का मास है आपके पास 32 जो यहाँ पर यूज हुआ है, 32/98 × 100, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो 64 यूज हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सो 64 यूनिट्स ऑक्सीजन टोटल 98 में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे एंड देन यू विल गेट द परसेंटेज कंपोजिशन। ध्यान रखिएगा सबको ऐड करके 100 आना चाहिए अगर आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है तब। सो दिस इज हाउ परसेंटेज कंपोजिशन कैन बी डिटरमाइंड। तो आपको 2 तरह के न्यूमेरिकल्स हमने बता दिए इसमें, एक ये वाला क्वेश्चन, एक उससे पहले वाले जो गेल-ल्यूसैक्स लॉ पर बेस्ड थे परसेंटेज। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आप ये याद रखते हैं 1 ग्राम एटम का मतलब कितनी क्वांटिटी हुई 1 मोल हुआ, 1 मोल का मतलब कितना हुआ इतना हुआ, और ये जो आएगा दैट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू हो जाती है इसका यहाँ इसके साथ ही एक रिलेशन और हो जाता है। अगर ये गैसेस के लिए बात कर रहे हैं तो STP पर उस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस के 1 मोल क्वांटिटी का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। और अगर इसका मास पूछेंगे आपसे तो दैट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो फिर मॉलिक्यूलर मास। ये अगर आपने समझ लिया है तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल क्वांटिटी, 1 मोल मीन्स 6.022 × 10⁻23 नंबर्स। ये कहलाता है एवोगैड्रो नंबर, कैपिटल N और इसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिखते हैं। एवोगैड्रो नंबर, इतनी क्वांटिटी, इतनी गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कोई भी गैस हो वो, दैट इज 22.4 लीटर, और उसका जो मास होता है वो कितना होता है मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, इसको ग्राम में लिखेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट
ऑफ मोल्स। अब यहां से एक दो कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताते हैं। Find the mass in grams of 2.5 moles. Find the mass 2.5 moles of slaked lime CaOH का hold twice. ये गिवन है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स। 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दे रखे हैं। यू हैव टू टेल व्हाट इज द मास। इतनी क्वांटिटी का, इतने मोल्स दे रखे हैं, मास नहीं बता रखा, लेकिन प्रैक्टिकली हम मास को ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। तो मास बताइए क्या हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लेंगे इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का हो जाएगा 40 प्लस ये वाला ब्रैकेट है तो 2 टाइम्स कर देंगे, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 40 प्लस 2 इंटू 17 दैट इज 40 प्लस 34 and this is 74. So we are having this value 74 ग्राम। सबको क्योंकि मोल्स की कैलकुलेशन ग्राम के साथ होती है तो यहाँ पर ग्राम। अब हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स। वैसे डायरेक्टली भी अगर आप समझ गए होंगे तो आप ये कह सकते हैं 74 ग्राम जो क्वांटिटी होती है, 74 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। तो इतने मोल्स में कितने ग्राम होंगे, यूनिटरी मेथड से कर सकते हो आप। नंबर ऑफ मोल्स इन 74 ग्राम इक्वल्स टू 1, सो 1 ग्राम में होंगे 1/74, 2.5 मोल्स का निकालना रहेगा। यहां से अगर इतना नहीं करना चाहते, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 2.5, मास इज अननोन एंड मॉलिक्यूलर मास इज 74 ग्राम। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द मास। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। अब जो नेक्स्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है, दैट इज वेपर डेंसिटी और एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एग्जाम में आएगा। दैट इज अ श्योर क्वेश्चन, 100% श्योर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। सो वेपर डेंसिटी की हम सबसे पहले बात करेंगे। किसी भी जो गैस होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम नॉर्मली। वेपर्स की डेंसिटी मीन्स गैसेस की डेंसिटी, गैसेस स्टेट में क्या डेंसिटी होगी। तो हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं वेपर डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो आपको क्या करना है, मास ऑफ कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम, वी वॉल्यूम मान लीजिए ऑफ गैस या वेपर जो भी है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन H2। आपको कंपैरिजन करना होता है, जो गैस है, जिस गैस की आपको वेपर डेंसिटी चाहिए उसका मास कितना है, और किससे कंपेयर करते हैं आप इसे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है, उतनी ही हाइड्रोजन का, एंड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस बात को समझिए, बहुत सिंपल से है। जैसे एक बॉटल है, एक बॉटल है 1 लीटर कैपेसिटी की बॉटल है ये, 1 लीटर। सो दिस वॉल्यूम इज 1 लीटर। आप क्या करेंगे, आप पहले इसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर लेंगे, H2 हाइड्रोजन गैस फिल कर लेंगे, और इसका मास फिर इसको ले जाकर के वेइंग बैलेंस पे रखेंगे। बॉटल का मास हटा के आप गैस का जो वेट आएगा उसको मेजर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और मान लीजिए कि वो वैल्यू आ गई M1 ग्राम आ गया ये, आपने हाइड्रोजन फिल करके। अब आपको क्या करना है, जितने टेम्परेचर प्रेशर पर इस बॉटल में हाइड्रोजन गैस भरी थी, फिर हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है और वो जो अननोन जो गैस है वो फिल कर देना है।
तो ये जो गैस आपने सेम टेम्परेचर प्रेशर पे फिर कितना वॉल्यूम लिया है इसका, 1 लीटर वॉल्यूम लिया आपने, सेम वॉल्यूम ले लिया। अब इसको फिर ले आके वेइंग बैलेंस पे पुट अप करके इसका वेट मेजर कर लीजिए, तो वो वेट आया सपोज m2 ग्राम। तो उस गैस का मास कितना है डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास कितना है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, m2 by m1, दैट इज नोन एज द वेपर डेंसिटी। मींस इस गैस की जो वेपर्स हैं वो कितनी डेंस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये हम स्टैंडर्ड लिखते हैं। दिस इज द मेथड टू फाइंड द वेपर डेंसिटी, सो दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप 1 लीटर ले रहे हैं या 10 लीटर्स ले रहे हैं, 10 लीटर ये वाली गैस है तो ये भी हाइड्रोजन पे 10 लीटर लीजिए, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर लेना है। और याद रखने के लिए इतना सिंपल है, देखिए सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तो गैसेस होंगी ही, वॉल्यूम भी दोनों का सेम ही लेना है, इक्वल वॉल्यूम लेना है। तो डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ये 3 वेरिएबल होते हैं गैसेस के लिए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तीनों चीजें सेम रखेंगे और फिर दोनों गैसेस के मास को कंपेयर कर देंगे। जो मास का रेशियो होगा दैट इज नोन एज द वेपर डेंसिटी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। ये डेफिनेशन हो गई। और यहाँ एक स्पेशल रिलेशन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। दिस इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको तो आप 100% मार्क कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जरूर एग्जाम्स में। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, दैट इज द रिलेशन, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है मोलर वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर लेंगे, और कुछ अलग सी बात है नहीं ज्यादा। मोलर मींस 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस एट एसटीपी is known as molar volume। और ये अभी हमने बताया था, यहां पर लिखा था दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इतना होता है, फिक्स्ड है ये वैल्यू। किसी भी गैस के 1 मोल क्वांटिटी का एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। So these are the 2 topics जिन पर बेस्ड आपको empirical formula के numericals करने होंगे। And now without having any delay we are moving on to this next topic, and next आपको एक directly example करके बता देते हैं, क्वेश्चन करके बता देते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों का डिफरेंस भी समझ लेते हैं, और एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको ये बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताता है किसी मॉलिक्यूल में जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो किस सिंपलेस्ट रेशियो में हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला की अगर हम डेफिनेशन पर बात करते हैं, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल formula, so that is empirical formula mass. It is the simplest formula which gives the simplest ratio in whole numbers of atoms of different elements present in one molecule of the compound। जैसे एक फॉर्मूला हमने लिखा H2SO4, इससे भी छोटा लिख लेते हैं CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सो ये 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में कंबाइंड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो 1:2। सो 1:2 के रेशियो में ये तो एक स्पेशल फॉर्मूला हो गया, ये रेशियो फिक्स्ड हो गया कि अगर इस रेशियो में ये नहीं होंगे तो फिर CO2 नहीं बन सकता।
CO2 होने के लिए उसको फिक्स्ड 1:2 के रेशियो में ही कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर C2O4 लिख देते हैं, तब कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 रहेगा, सिंप्लीफाइड रेशियो 2:4। तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है आपने उस रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया है, जैसे आपने एक और एग्जांपल है C6H6, ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कंबाइन करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है 6:6, लेकिन सिंपलीफाई करोगे आप तो रेशियो आएगा 1:1। तो कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में है? 1:1। तो ये जो सिंपलेस्ट वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो CH हो गया। इसको आप कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल में फॉर्मूला ही बताता है, इसमें आप इनको कम ज्यादा नहीं कर सकते, आप इनको हटा भी नहीं सकते, ये बैलेंस्ड और अपनी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला जिसमें एलिमेंट्स का रेशियो सिंपलेस्ट वाला बताया जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐसा रेशियो होता है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, वो वाला रेशियो बताया जाता है। So this is the difference between empirical formula and the molecular formula. And we are having this relation relative molecular formula equals to this. यहाँ पर जैसे molecular mass हमने कैलकुलेट किया, molecular mass, उसी तरह से empirical formula mass भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। You can also calculate that. देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। molecular formula of organic acid is given CH3COOH, ये है हमारे पास। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कार्बन है हमारे पास 2, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन है 4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एसिड कंटेन्स 2 कार्बन्स, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, बट इट्स सिंप्लीफाइड रेशियो वुड बी हैविंग 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को, COH2। ये जो फॉर्मूला है इसको आप कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये सब मैथमेटिकल डेटा बताता है, ये केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और ये सिंपलेस्ट मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन को बताता है। आई होप यू मे हैव गॉट इट। इसको ज्यादा अच्छे से देखने में लिखें तो CH2O ऐसे करके लिखा जाता है। Now you may have understood कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा है और इसमें ज्यादा रेशियो होता है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है इनके लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये n की वैल्यू क्या होगी? n एक कांस्टेंट नंबर है कि इसको कितने टाइम्स एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप रिलेशन लगा देते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर, यही मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है यहाँ पे इनका वेट निकाल लो। जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। पहले आप इस वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू निकालेंगे, फिर n की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आएंगे। वन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर एंड यू प्लीज चेक दैट। बाकी उसके बाद आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी आर टेकिंग वन क्वेश्चन इन विच दे हैव गिवन अस कार्बन is 75.92%, hydrogen is given as 6.32%, and nitrogen is given as 17.76%. Find the empirical formula and the molecular formula of this organic compound. Organic compound में हमेशा ध्यान रखिएगा, organic
जहां वर्ड आएगा उसमें कार्बन तो श्योर है होना, कार्बन का होना मस्ट है। वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है और हाइड्रोकार्बन में उसके अलावा उसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन कार्बन का होना मस्ट है। कई बार वो इन दोनों की कंपोजिशन आपको दे देंगे, ये नहीं देंगे, तो आप इनको ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे तो कार्बन कैलकुलेट कर लिया जाएगा। एक टेबल आपको लर्न करनी है और इसके साथ ही इसमें वेपर डेंसिटी भी बताई है। वेपर डेंसिटी इज 39.5। इसकी कोई यूनिट होती नहीं है क्योंकि मास मास से डिवाइड हो जाता है। देन इफ वी लुक एट दिस, आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। ये तो आपको टेबल के हेडिंग्स तो लर्न करने होंगे। उसके बाद जो गिवन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये सेकंड कॉलम बनेगा। थर्ड कॉलम में आपको इनके एटॉमिक मासेस लिखने होंगे, एटॉमिक मासेस, ये भी आपको लर्न करके जाना होगा। उसके बाद आप लिखेंगे एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो, और उसके बाद आप लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि उसी से एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। एलिमेंट्स वी आर हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, 3 एलिमेंट्स वी आर हैविंग। कॉम्पोजिशन लिख देंगे 75.92, 6.32, 17.76। इनको ऐड करके देख लेंगे 100 आ रहा है क्या, 6 4 10 100, 7 3 10, ये भी हो गया 0, और 6 5 11, 18 and 2 20, 7 8 9 10, दिस इज 100। सो चेक करने के लिए अपनी तरफ से इसको रख लेंगे आप। एटॉमिक मासेस सबके लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14। एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो जो होता है इसमें आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन को इससे डिवाइड कर देंगे। सो 75.92 को डिवाइड करेंगे 12 से, 6.32 को डिवाइड करेंगे 1 से, 17.76 को 14 से। यहाँ अप्रोक्सीमेट डिवाइड करना है आपको, तो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 6.32 ही आ जाएगा। 12 से इसको करेंगे तो 12 के टेबल से आप 75.92 को डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू लगभग 6.32 आ रही है डिवाइड करने के बाद। 14 से आप इसको डिवाइड करेंगे, देन दिस आंसर इज कमिंग 1.27, ये डिवाइड कर लेंगे। अब जो सिंपलेस्ट रेशियो करना होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करेंगे आप, जो सबसे छोटा नंबर आएगा यहाँ डिवाइड करने के बाद, ये वाला जो सबसे छोटा नंबर आएगा उससे सबको डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर ये है, 6.32 को 1.27 से, 6.32 को 1.27 से, और 1.27 को भी 1.27 से। ये 5 12 5 60, लगभग 5 लगभग 1 टाइम आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का 5:5:1। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आप लिख देंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज C5H5N1, C5H5N। अब देखिए ये वाले फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी इज गिवन एज 39.5। पहले से ही आप कैलकुलेट करके रख लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 into 39.5। सो दैट वुड बी 2 5s are 10, 2 9s are 18 and 2 3s are 6 1 7, 79। This value you will come to know that it is 79, और यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इज 79 n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ये देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट ये हो जाएगा 5 into 12। कार्बन का मास, एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 into 1, और नाइट्रोजन का 14 होता है। 12 5s are 60 और 60 और 5 और 14, इन सभी को आप ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 79।
दिस इज बीइंग प्लेस्ड हियर, 79 से 79 डिवाइड हो जाएगा, यू आर गेटिंग n इक्वल्स टू 1. वैल्यू ऑफ n is equal to 1. So molecular formula equals to n times empirical formula, and then you will write molecular formula equals to 1 into 79. Answer is 79. इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे. ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में 100% आएगा. इस तरह का एक क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करके जाइए, ये श्योर क्वेश्चन है. बहुत सारे स्टार बना दिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट, जो आपको क्लास 10th में एग्जाम्स के लिए जरूरी था. आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you very much.